अब तक हम लोगों ने नेशनलिज्म के ओरिजिन के बारे में पढ़ लिया कि कैसे ये ओरिजिन हुआ, कैसे ये स्टार्ट हुआ यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, और जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डील किया, और मॉड्यूल फर्स्ट का मेजर फोकस यही था कि नेशनलिज्म ओरिजिन होने का कॉज क्या था, एंड इट वाज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब वो स्प्रेड होने का कॉज ये था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे उनके अंदर ये थॉट था, दे बिलीव दैट दे हैव अ डेस्टाइन, और यू कैन से लाइक उनके भाग्य या फिर उनकी किस्मत है कि वो यूरोप के लोगों को, पीपल ऑफ यूरोप, लिबरेट फ्रॉम द डेस्पोटिक रूल आई मीन जो क्रूअल रूलर हुआ करते थे उनसे आजाद कराना इनका एक सोच हुआ करता था। सो नाउ हम लोग अभी ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो यूरोप के अदर कंट्रीज थे वहां का सिनेरियो क्या था, क्या सिचुएशन था, कैसे वहां पे मैनेज हो रहा था। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि वहां पर नेशनलिज्म कैसे ओरिजिन हुआ। तो इसके लिए पहले मैं मैप बनाता हूँ थोड़ा सा, एटलीस्ट जो भी लोकेशन का एरिया है वो क्लियर हो जाए। वर्ल्ड मैप बनाता हूँ, वर्ल्ड मैप के ही पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करो। वैसे आज हमारा जो फोकस ऑफ जो हमारा टॉपिक है वो है मॉड्यूल 2, सिर्फ मॉड्यूल 2 का ही फोकस रहेगा, मॉड्यूल 2। तो ये हमारा यूरोप है, बेसिकली हमारा जो फोकस एरिया है वो पूरा का पूरा, सपोज कर लीजिए दिस वन। और अगर मैं इसको थोड़ा फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना दूं तो ये मान लीजिए हमारा फ्रांस है, जो हमारा डिस्कशन में ज्यादातर रहेगा। यहां से अटैच इटली है, ये यहाँ पे आपका स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे बेल्जियम, यहाँ पर हॉलैंड या नीदरलैंड कह लो, फिर ऊपर जर्मनी, पोलैंड, इधर रसिया, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, और कई सारे छोटे मोटे कंट्रीज। सो यहाँ इस वाले टॉपिक में जो हम समझने की कोशिश करेंगे, ये तो चलो फ्रांस है जहां पे रिवॉल्यूशन हुआ, और यहां से आइडियोलॉजी का स्प्रेड होना। सिचुएशन ये क्या था, मिड 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, इसके पहले, बिफोर मिड 19th सेंचुरी, यानी एनीथिंग बिफोर 1850। 1850 के पहले सिनेरियो ये था कि यहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ का पूरा सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक बात क्लियर रखिएगा, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1804 में हम लोगों ने एक सिविल कोड देखा था, नेपोलियन कोड। इसके बाद की स्टोरी चल रही है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चीजों को फिगर आउट करेंगे। तो अगर सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझना है तो वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर था कैसा था, एक तो रूलर्स हुआ करते थे एंड पीपल। रूलर्स एंड पीपल, मैं सोसाइटी ऐसे डिवाइड कर दे रहा हूं। पीपल में मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे पीजेंट्स, यानी कि फार्मर। आप खुद को बस इससे रिलेट करिएगा, यू जस्ट हैव टू रिलेट, इजी वे से समझने के लिए आप इसको रिलेट करेंगे तो समझ। पीजेंट्स, पीजेंट्स जो थे ये सब के सब, ऑब्वियस सी बात है, इनका मेन वर्क क्या होता है, तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वाज देयर मेन वर्क। अब जिसके कारण
जिसके कारण अब इनको एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। ज्यादातर मोस्टली लैंड ओन्ड बाई रूलर्स। रूलर्स आप कह सकते हो किंग, या इनको एक अलग फॉर्म में कह लो एरिस्टोक्रेट्स कह लो, एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स वो होते थे हु ओन लैंड, बिग लैंड लॉर्ड्स। अभी के टाइम में आप ये जैसे जमींदार होते थे हमारे कल्चर में, वैसे बिग लैंड लॉर्ड्स को हम एरिस्टोक्रेट्स कहते थे। तो पूरा का पूरा यूरोप एट दैट टाइम, इस टाइम पर या तो किंगडम में डिवाइड था, किंगडम में डिवाइड था, या ड्यूसेस कह लो, यानी कि कोई नोबल्स, राजा का बेटा कह लो, ड्यूसेस, ड्यूक्स, इनको ड्यूक्स भी बोला जाता है, ड्यूक्स, इनके अंडर में कोई एरिया था। और या फिर होते थे कैंटोन। कैंटोन एक ऐसा एरिया होता था जो अपने में ही इंडिपेंडेंट होता था। नो डाउट इट कम्स अंडर सम बिग एम्पायर, एम्पायर के अंडर आएगा, बट अल्टीमेटली ये इंडिपेंडेंट होते थे, ऑटोनोमस होते थे, दे आर अलाउड टू मैनेज दियर एरियाज। सो या तो कैंटोन होते थे, किंगडम होते थे, और ड्यूसेस। किंगडम, यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, किंगडम में किंग होते हैं। किंगडम कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग अपने इंडिया की बात करें, इंडिया, अगर जिसने भी पूरे इंडिया पे राज किया, उनको हम लोग जो है, अगर आपने फिगर आउट किया होगा, जिस किसी ने भी पूरे इंडिया पे राज किया, उनको हम लोग किंग के बजाय एम्परर कहते थे। ये बहुत ही स्मॉल थिंग्स है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जो हमें विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत करता है। इसलिए दैट इज द रीजन वी हैव टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। छोटी छोटी बातों को भी आप क्लियर करो। सो किंग, किंगडम, इट मीन्स दैट इट्स अ वेरी मच स्मॉल एरिया एज कंपेयर टू द एम्पायर। एम्पायर का मतलब ये कि बहुत ही लार्ज एरिया, इट्स, और इसके अंदर रूल करने वाले को बोला जाता था एम्परर। Have you got my point? Empire means a very much large area, the ruler considered as the emperor. Kingdom की जब बात होती है तो फिर ये kingdom जो है comparatively empire it's a very much small, और वहीं duches की बात होती है तो ये kingdom से भी छोटा होता है। और अगर कैंटोन की बात करें तो एक छोटा सा, मान लो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट कह लो, एक छोटा सा ब्लॉक एरिया, इट्स सफिशिएंट, कम्स अंडर द कैंटोन। बट पॉइंट इज ये कैंटोन अपने में ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ड्यूचेस ज्यादातर नोबल्स के द्वारा रूल किए जाते हैं। सो दे वर कंसीडर्ड एज ए एरिस्टोक्रेट्स, जिनका काम ये था, जिनका काम क्या, जो लैंड को पूरा ओन करते थे। तो देखा जाए तो पीजेंट्स जो थे वो कंप्लीटली डिपेंड ऑन रूलर्स। और इसी इन्हीं के थ्रू दो तरीके का स्ट्रक्चर चलता था। एक जिसको बोलते थे फ्यूडलिज्म, इनका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कह लो, एक बोलते थे इसको फ्यूडलिज्म, अदर वन इज सर्वडम। इन फ्यूडलिज्म, इस फ्यूडलिज्म वाले में क्या होगा, एक सर्टेन एरिया में लॉर्ड होंगे, हो सकता है किंग हो, कोई भी हो, एक सर्टेन एरिया में लॉर्ड होंगे। इस एरिया के जो लैंड्स होंगे वो ज्यादा तो मान लीजिए लॉर्ड्स के ही होंगे, एरिस्टोक्रेट्स के। कुछ स्मॉल एरियाज जो है, स्मॉल मतलब ऐसे भी पीजेंट्स हो सकते हैं जो छोटा मोटा लैंड एरिया एक्वायर करके रखे हो, स्मॉल लैंड होल्डिंग। अदरवाइज ज्यादातर ये लोग क्या करेंगे, लैंड को रेंट पर लेकर, रेंट पे लेकर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे। ऐसे एक्टिविटी को जो करते उनको बोला जाता था टेनेंट्स। क्या बोला जाता है, टेनेंट्स। सो यू जस्ट हैव टू मेक नोट्स लाइक दिस। आपको जो मैं बातें बोल रहा हूँ, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनकर आप नोट्स अपने ओन वर्ड में बनाओ, बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड टू लर्न थिंग्स इन अ मगिंग वे। चीजों को रट के याद नहीं करना है कि लिख लिया नहीं, आपको जो समझ में आता जा रहा है आप उसका नोट्स बनाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट नोट्स ऑन दीज टॉपिक्स, आप इजी वे से डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। सो रेंट एग्रीकल्चर लैंड को, जो एग्रीकल्चर करते थे वो टेनेंट्स होते थे। फ्यूडलिज्म आपको समझ में आ गया, यहाँ पे कुछ पीजेंट्स जो है लैंड पे वर्क करेंगे, बदले में लॉर्ड्स को टैक्स देंगे, एज वेल एज आर्मी, एज ए आर्मी की तरह वर्क करेंगे इनके लिए।
और ये फ्यूडल जो लॉर्ड्स होगा इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सो इट्स अ काइंड ऑफ गिव एंड टेक। सर्वडम के वाले सिचुएशन में ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो सर्वडम के अंदर आएगा, ये पूरा एरिया एक लॉर्ड्स के द्वारा होल्ड किया जाएगा। इस एरिया के अंडर पीजेंट्स रहेंगे एंड दे विल वर्क लाइक अ बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर मीन्स ऐसा नहीं है कि ये अर्न करके कुछ लेके चले जाएंगे, ये जो दे देंगे उसी से मैनेज कर लेंगे। यहाँ वाले सिस्टम में इन लोगों ने पीजेंट्स ने कुछ उगाया, जो भी टैक्स वैक्स या फिर रेंट का कॉस्ट बना वो लॉर्ड को दे दिया, टैक्स दे दिया, बाकी का पैसा अपना घर लेके गए। सो इट्स स्मॉल डिफरेंस। तो एक तो रूलर्स हो गए, एक पीजेंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द पीजेंट्स डिपेंड ऑन रूलर्स। एंड अब एक सेक्शन था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वो लोग थे जो यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो एक नया क्लास डेवलप हुआ था, वी कॉल इट मिडिल क्लास। जैसे कि फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रेडर्स जो यहां से वहां ले जाके सामान बेचते हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन और कई सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण पूरा क्लास। अब अगर आप फिगर आउट करोगे दीज पीपल नॉट डिपेंड ऑन रूलर्स, इनडायरेक्टली ये इन पे डिपेंड नहीं है। इवन दे वर वरीड अबाउट कि जब भी रूलर्स का मन करता है दे स्टार्टेड टू इंक्रीज टैक्स, तो ये तो दुखी थे, कभी भी टैक्स बढ़ा देते हैं, ठीक है, कभी किसी एरिया को अपने कब्जे में ले सकते हैं, तो रूलर्स तो कुछ भी मनमाना रूल करते थे ना। दैट इज द रीजन मिडिल क्लास का डिमांड था कि इनको फ्रीडम मिलना चाहिए, इनको फ्रीडम मिले इस तरीके के रूल से। मिडिल क्लास का डिमांड था इनको फ्रीडम मिलना चाहिए। एक मिनट में इसको मिटा दो, फिर मेन प्रॉपर वे से यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिडिल क्लास का जो डिमांड था मेन फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल फ्रीडम, उनके ऊपर किसी का भी ऐसे राज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। यानी मिडिल क्लास का डिमांड क्या था? फर्स्ट वन इज, हम लोग अभी बात कर, देखो 3 लोगों के बारे में बात करेंगे, रूलर्स अभी कर चुके हैं थोड़ा बहुत, पीजेंट्स और मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वो लोग थे जो इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे। क्यों? आपने देख लिया कि कैसे ये लोग डायरेक्टली रूलर्स पे डिपेंड नहीं है। इंडिविजुअल फ्रीडम। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राजा नहीं, देयर शुड नॉट बी एनी किंग, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट हो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। थर्ड, मार्केट में फ्रीडम होना चाहिए, फ्रीडम इन मार्केट, यानी मार्केट जो भी बिजनेस एक्टिविटी हो रहा है, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए फ्रॉम स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साइड से किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है फ्रीडम को, या अदर वर्ड में आप कह दो लिबर्टी। लिबर्टी या फ्रीडम शब्द बना हुआ है लिबर से। सो पीपल हु बिलीव दीज आइडियाज, लिबर के आइडियाज को, जो जो इन आइडियाज, यानी पीपल हु फॉलो दीज आइडियाज, we call them liberals, and when it becomes the ideology for the political activity we call it liberalism, ठीक है। तो पीपल जो फ्रीडम में बिलीव करे, नए विचार, क्योंकि एट दैट टाइम दीज पीपल वेर कंसीडर्ड एज अ
न्यू न्यू काइंड ऑफ विचारधारा। तो इसमें नो डाउट इसको मॉडर्न थॉट भी कहते हैं, मॉडर्न पीपल, लिबरल। तो आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ये वो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक्टिविटी को सपोर्ट किया था। सो मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास पीपल वर एजुकेटेड, ये तो एजुकेटेड तो थे। तो यही वो लोग थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, एंड दे पेव्ड द वे फॉर द पेव्ड द वे फॉर spread of spread of spread of liberal आइडियाज। अब ये वो आइडियाज थे जिनके बेसिस पे ये खुद को यूनाइटेड फील कर रहे थे, बिकम आई मीन दीज बिकम कॉमन आइडेंटिटी। और इसी को ये लोग क्या कहते थे, नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म। सो नो डाउट इनकी जो विचार थे, इनकी जो सोच थे, इट वॉज अगेंस्ट रूलर। कैन यू से इट वॉज अगेंस्ट रूलर्स। रूलर के कंट्रोल में पूरे के पूरे पीजेंट्स थे। व्हाट वाज द ओरिजिन? ओरिजिन ये था फ्रांस से इस तरीके का रिवॉल्यूशन हुआ। नेपोलियन केम इन पावर, ही प्रॉमिस्ड टू एबॉलिश ऑल द फ्यूडल सिस्टम। सर्वडम को एबॉलिश कर दिया। इवन ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट लाइक देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ इंटरनल ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज सारे खत्म कर दिए। इजी वे से फ्रीडम ऑफ मार्केट करो, बिजनेस जितना भी करना हो। तो इन लोगों को अच्छा लगा। अदर पार्ट ऑफ जो यूरोप के अदर पार्ट ऑफ एरिया में लोग रह रहे थे, वो इन आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। और यही कारण था यहाँ से फ्रेंच रिवोल्यूशनरी जो है अदर एरियाज में जाके कैप्चर किया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा रूलर्स के बारे में बात करते हैं और फिर से थोड़ा सा एरिया अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। तो हुआ ये, जो रूलर्स थे ये अगेंस्ट थे लिबरल आइडियाज के। रूलर्स जो थे, अब अगर थोड़ा सा यूरोप के बारे में समझ ले तो स्मॉल किंगडम्स था ही, लेकिन कुछ दो बड़े एम्पायर थे, टू मेन एम्पायर्स। एक था आपका प्रूशिया। अभी प्रेजेंट टाइम में प्रूशिया की अगर बात करें तो आप उसको जर्मनी वाला एरिया, पोलैंड और लिथुएनिया, एक कंट्री है लिथुएनिया, इन तीनों एरिया को अगर मिला दोगे सो वी कॉल इट प्रूशिया किंगडम। ठीक है, ये और ऊपर लिथुएनिया मिल जाएगा। इन कंट्रीज को अगर आप मिला दोगे तो प्रूशिया मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एक एम्पायर था ऑस्ट्रिया हंगरी। इस एम्पायर की अगर बात करें तो एक तो ऑस्ट्रिया कंट्री, हंगरी कंट्री प्रेजेंट टाइम में, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया अभी के टाइम पे, रोमानिया, ऐसे कई सारे इधर के कंट्रीज, यानी ये मान लीजिए इधर ग्रीस वगैरह आ जाएगा, ये सारे कंट्रीज। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रिया या हैब्सबर्ग एम्पायर बोल सकते हो इसको, हैब्सबर्ग। और ये था आपका प्रूशिया। अब प्रॉब्लम क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर और ये हो गया प्रूशिया, इसको बोलो हैब्सबर्ग। अब प्रॉब्लम ये था ड्यूरिंग दैट टाइम, प्रॉब्लम वाज कि इस पूरे ये छोटे छोटे एरियाज में, जैसे सपोज करिए जो व्यक्ति हंगरी में रह रहा है, दीज पीपल स्पीकिंग magyar लैंग्वेज।
स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ऐसे एरियाज में रहने वालों का लैंग्वेज डिफरेंट है। इस तरीके के एरियाज में रहने वाले लोगों का लैंग्वेज। ऑस्ट्रिया ज्यादातर माउंटेनियस रीजन, यहाँ पे लोगों का रहने का कल्चर अलग है। मीन्स कल्चर का मतलब लैंग्वेज हो गया, इनका डिफरेंट काइंड ऑफ फूड होगा, कॉस्ट्यूम होगा, ये सारे के सारे आपस में ही एक दूसरे से अलग थे। सो देयर वाज नो कॉमन आइडेंटिटी एमंग पीपल। तो यहां पे तो नेशन का तो कंसेप्ट होगा ही नहीं, नो नेशन। जब कोई कॉमन आइडेंटिटी ही नहीं है, नो नेशन। और अगर कॉमन आइडेंटिटी आप चाहते भी हो तो देयर इज ओनली वन कॉमन आइडेंटिटी, दैट इज दे वर रूल्ड बाय सिंगल रूलर। और अगर उस टाइम की बात करें तो जो ईस्टर्न यूरोप था उसमें ज्यादातर जो पीजेंट्स थे, बहुत ज्यादा पीजेंट्स की पॉपुलेशन था, ये टोटली डिपेंड ऑन रूलर्स। तो यहां पे तो भूल ही जाओ उस तरीके का नेशन वाला आइडिया। यही वेस्टर्न यूरोप का, वेस्टर्न यूरोप में कहानी यही सेम था, फ्यूडलिज्म, सर्वडम, ऑल दीज थिंग्स गो टुगेदर। बट पॉइंट इज यहाँ पे मिडिल क्लास सिटीजन की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था। 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था। इंग्लैंड आपका इस साइड में, तो सबसे पहले वेस्टर्न को इन्फ्लुएंस किए, ठीक है। तो हुआ क्या कि एक तो ये जितने भी रूलर्स थे दे स्टार्ट टू अफ्रेड बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन इन फ्रांस। और जो भी फ्रेंच रिवोल्यूशनरी या कह लो वॉर, जो नेपोलियन ने वॉर डिक्लेयर किया था पूरे यूरोप को राज करने का, इससे ये लोग डर गए। सो व्हाट दे डिड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रूलर्स थे इन्होंने अपना एक ग्रुप फॉर्म किया जिसमें रसिया, ब्रिटेन एंड प्रूशिया, ये मेन जो है ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स थे। दे स्टार्टेड टू वॉर अगेंस्ट नेपोलियन। सी, इनका जो सोच था, देयर थॉट, इनका जो रूलर्स का जो थॉट था कि जो भी फ्यूडलिज्म या कह लो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस वापस से इस्टेब्लिश करो। द मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड इंस्टीट्यूशन, इसको वापस से इस्टेब्लिश करो। इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर था, इसको वापस से रीस्टैब्लिश करो। रीस्टैब्लिश का मतलब ये हो गया सोशल स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे क्लैरिकल यानी कि क्लर्जी जो थे, क्लर्जी के लोग जो चर्च के लोग थे, चर्च के लोग या फिर जो नोबल लोग थे, नोबल पीपल, इनका सोसाइटी में बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ा वैल्यू होता था, इनको प्रिविलेज मिलता था। एंड दिस प्रिविलेज जो भी इनको प्रिविलेज, वही मिडिल क्लास इनके अगेंस्ट थे। दे डोंट वांट कि किसी को बर्थ प्रिविलेज मिलना चाहिए। और नेपोलियन ने क्या किया था, यही किया था, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सो समहाउ जो आइडियाज ऑफ नेपोलियन था कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रास्ट या फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था आइडियाज ऑफ ओल्ड रूलर्स। सो यहां से स्टार्ट होता है वॉर, और इसे बोलते हैं 1815 का बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, इसमें क्या करते हैं, ये ग्रुप जो है नेपोलियन गॉट डिफीटेड, नेपोलियन गॉट डिफीटेड, नेपोलियन को डिफीट कर देते हैं। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद जो है फिर एक मीटिंग बुलाया जाता है, वन मीटिंग कह लो या कह लो कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन वियना। वियना अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रिया में, हम लोग इस कंट्री की बात कर रहे हैं। वियना
अंडर द चेयर ऑफ, अंडर द चेयरमैन ऑफ, इसके चेयर थे या चेयरमैन कह लो, मेटर्निस, इनका नाम आप पूरा देख लीजिएगा, बुक में मिला है। मेटर्निस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। इस मीटिंग का जो आउटकम ये हुआ कि क्योंकि डिफीट कर दिया फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस ने कई सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया था, हॉलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, सम पार्ट ऑफ इटली हो गया, दे ऑल कैप्चर्ड बाय द फ्रांस। व्हाट दे डिड आफ्टर मीटिंग, इट वाज डिसाइडेड बाय द ग्रुप की जो भी एरियाज कैप्चर किए गए थे दे गेट रिस्टोर्ड, या फिर ये कह सकते हो जो ओल्ड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, ओल्ड किंगडम्स गेट रिस्टोर्ड, और जो एरियाज इन्होंने कैप्चर कर लिए थे ये वापस दे दिए। जैसे कि पहले फ्रांस में एक किंगडम हुआ करता था बोर्बन फैमिली का, आप लोगों को पता होगा, इसके रूलर थे लुइस 16। इनके जो भी वंशज थे आगे, इनको वापस से रीस्टोर, यानी कि इन फ्रांस रीस्टोर्ड बोर्बन फैमिली, बोर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया। जो बेल्जियम था इसको वापस से हॉलैंड को दे दिया। सो इधर वाले एरियाज को जो है ऑस्ट्रिया हंगरी यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर को दे दिया। ऐसे करके जितने भी एरियाज थे सबको डिस्ट्रीब्यूट कर, एट द सेम टाइम सीरीज ऑफ किंगडम स्टैब्लिश किए गए, स्मॉल किंगडम्स स्टैब्लिश किए गए, स्मॉल किंगडम्स, जो वो किंगडम्स जो पहले इंडिपेंडेंट थे, स्मॉल किंगडम, सीरीज ऑफ स्मॉल किंगडम स्टैब्लिश किए गए। तो वापस से ये अपने आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर रूलर्स होने चाहिए, चर्च होना चाहिए, ये सारा चीजें चल रहा था। आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। बट इतना सारा करने के बावजूद भी जो नेपोलियन ने काम किया था कि नेपोलियन ने जर्मनी में छोटे छोटे एरियाज को मिला के, नेपोलियन ने जर्मनी के छोटे छोटे एरियाज को मिला के 39 स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उसको एक वन कॉन्फेडरेशन बनाने का काम किया था। कॉन्फेडरेशन बनाने का काम किया था। अब ये होता क्या है समझो, ये छोटे छोटे एरियाज हैं, मान लो जर्मनी के एरियाज थे, इसमें नहीं बनाऊं, ऐसे ही छोटे छोटे एरियाज थे, अपने में ये अलग अलग किंगडम थे, इनके अपने अपने रूलर थे, ठीक है। इनके अपने अपने रूलर्स थे। अब हुआ ये कि उस टाइम पर नेपोलियन ने इन सारे एरियाज को, क्योंकि रूल इन्होंने अटैक करके इसको जीत लिया था, इन सारे एरियाज को एक कॉन्फेडरेशन बना दिया, यानी कि ठीक है आप रूलर सभी रहोगे, बट व्हेन इट कम्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी देयर विल नॉट बी एनी कस्टम ड्यूटीज, कोई कस्टम ड्यूटीज नहीं रहेगा। करेंसीज, वन करेंसी रहेगा थ्रू आउट द एरिया, करेंसी एक रहेगा। इस तरीके से एक फेवरेबल इकोनॉमिक जोन बना दिया, इकोनॉमिक जोन बना दिया जो यहाँ के लोगों को फेवरेबल था। अब जब ये रीस्टोर कर रहे थे बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, इन्होंने इस चीज को नहीं छेड़ा, बोले कॉन्फिडेंस ठीक है जो है वो। इसमें एक डर भी था, प्रूशिया का कहना ये था, प्रूशिया वहीं पे पास में था, इसमें प्रूशिया भी पार्टिसिपेट था, प्रूशिया नहीं बनवाया था। प्रूशिया का कहना ये था कि अगर हम लोग इनको अगर डिस्टर्ब करेंगे देयर इज अ चांस कि ये सारे के सारे यूनाइट हो जाए, क्योंकि भाई इकोनॉमिकली तो ये फ्लरिश कर रहे थे, अगर ये सारे के सारे यूनाइट हो गए तो ये तो हमारे अगेंस्ट ही लड़ना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने इस एक एरिया को जो है क्या किया, छेड़ा नहीं। अभी इसके बारे में हम लोग सेपरेटली आगे डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, आगे स्टोरी ये है कि अब सिचुएशन ये है 1815 के बाद, इसको मैं मिटाता हूं। एटीन 15 के बाद जो है पूरे फ्रांस, पूरे यूरोप में वापस से
वापस से ओल्ड रूलर्स आ गए। आफ्टर 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के बाद, वियना कांग्रेस के बाद, जो भी मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम रीस्टोर्ड, मोनार्की सिस्टम रीस्टोर हो गया। इसमें जो रूलर्स, जो वॉर करने के लिए जो रूलर्स थे, उनका जो थॉट था कि ओल्ड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। ओल्ड सोसाइटी जिसमें रूलर्स होते थे, क्लर्जी होते थे, नोबल्स होते थे, उनका सर्टेन रिस्पेक्ट होता था, ये सारी चीजें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो भी पुराने रिफॉर्म्स थे, पुराने से उस सब चीजों को प्रमोट करते, ऐसे ओल्ड स्ट्रक्चर को जो प्रमोट करे, यानी कि थोड़ा सा कंजर्व टाइप का है, सुरक्षित कंजर्वेटिव टाइप का, ठीक है। और अगर ये विचारधारा बनता है, इट्स दिस आइडिया बिकम द पॉलिटिकल एम, political aim को, what was the political aim? To restore the old monarchy structure, old structure, old social socio political structure, in other words to political, इसको बोल सकते हो socio political structure। इस ओल्ड सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को गेन करने के लिए उस आइडिया, पॉलिटिकल आइडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो इसी को बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। क्लियर? सो मोनार्की वापस से आ गया। इन्होंने क्या किया, अब अगेन सोसाइटी में जो मिडिल क्लास पीपल थे, मिडिल क्लास पीपल, इनको तो डर लगने लगा, दे स्टार्टेड टू फियर, और हुआ भी ऐसा ही। व्हेनेवर दे स्पीक अगेंस्ट रूलर, रूलर को आप ऑटोक्रेट भी कह सकते हो, ऑटोक्रेट, जिनके ऊपर नो बाउंडेशन, बाउंडेशन क्या, नो लिमिटेशन ऑफ पब्लिक, कि आपको पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करना है, जिनके ऊपर किसी भी तरीके का फोर्स नहीं था। सो व्हेनेवर दे स्पीक अगेंस्ट रूलर दे गॉट सप्रेस, इनको जो है सप्रेस कर दिया। इवन इस चीज पर जो है, इसी को बोलते थे, इट्स अ काइंड ऑफ, इसी को बोलते थे सेंसरशिप। सेंसरशिप मीन्स पुटिंग बैन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया, जैसे ये जरूरी नहीं कि आपको अगर कोई मैसेज किसी को देना है, इट्स ओनली थिंग कि आप बोल के दो, देयर इज अ वे, आप प्ले कर सकते हो, बुक लिख सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स अ काइंड ऑफ सेंसरशिप इम्पोज्ड बाय द रूलर। अब ये लोग डर गए। इवन इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रिंट इमेज बनाया गया है, एक आर्ट बनाया गया, जिसके अंदर इट्स कॉल्ड थिंकर्स क्लब। इट्स अ काइंड ऑफ पीपल इन अ मीटिंग। ये एक थिंकर्स क्लब की मीटिंग है। खास बात ये कि इनके मुंह पे जो है पट्टी लगी हुई है, ठीक है। एंड दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक, नॉट अलाउड टू स्पीक, एंड वी कॉल इट थिंकर्स क्लब। और इनका डिस्कशन ये था कि हाउ लॉन्ग वी हैव टू साइलेंट, कि कब तक हमें शांत रहना पड़ेगा, कब तक हमें बस सोचना ही पड़ेगा। तो ये एक सिंबोलाइज था कि कैसे जो है उस सोसाइटी को डिस्टर्ब किया जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑटोक्रेट्स के आने के बाद 1815 के बाद हमारा 1789 से शुरू हुआ कहानी, 1804 का स्टोरी, जहां पे नेपोलियन 1815, अब इसके बाद की स्टोरी चल रहा है। बट मिडिल क्लास को क्या लगता था, मिडिल क्लास पीपल, इनको बोलो रिवोल्यूशनरीज,
रिवोल्यूशनरीज, व्हाट रिवोल्यूशनरीज थिंक दैट कि किसी भी सोसाइटी या कंट्री के लिए नेशन एक फंडामेंटल कंसेप्ट है। नेशन एक फंडामेंटल कंसेप्ट है किसी भी सक्सेसफुल या डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए। और इस लिबरल लिबरल और नेशनल आइडिया को स्प्रेड करना ही इनका एक तरीके से धर्म है, समझ लीजिए, स्प्रेड करना ही इनका ड्यूटी है। तो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड टू फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज, सीक्रेट सोसाइटीज, दे स्टार्टेड टू फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज। उन सीक्रेट सोसाइटीज के हेल्प से क्या करते थे ये, इस लिबरल आइडियाज को स्प्रेड करते थे, टू स्प्रेड लिबरल आइडिया। बिकॉज अगर ओपनली ये करेंगे तो नो डाउट इनको जो है सप्रेस कर दिया जाएगा। क्लियर। इसी एक सीक्रेट सोसाइटीज का हम लोग जिक्र करेंगे। ऐसे ही एक फेमस रिवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गसिप मजनी, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा जो भी। गसिप मजनी एक जो है रिवोल्यूशनरी थे। इन्होंने दो तरीके का दो सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। एक का नाम था यंग इटली और दूसरे का नाम था यंग यूरोप। ओके, सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। एक मिनट क्लिक कर लो। तो गसिप मजनी बेसिकली एक रिवोल्यूशनरी थे और ये इटली का एक जगह है लिंगुरिया, इटली का एक जगह है लिंगुरिया, वहां का एक जो कैपिटल इनका सिटी है जिनोवा, जिनोवा में ये पैदा हुए थे। तो गसिप मजनी उनमें वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी थे जो 1804 या 5 जो भी, वैसे ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉर्न हुए थे लिंगुरिया। एक किंगडम कह लो, छोटा सा किंगडम था अंडर, या इसके कैपिटल का नाम था जिनोवा, वहां पे पैदा हुए थे। बेसिकली ये इटली में, इटली। तो जब ये बड़े हुए ही ज्वाइंड अ सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसका नाम था कार्बोनरी। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म ज्वाइन किया। देयर ही लर्न अबाउट द आइडिया ऑफ नेशन और लिबरलिज्म, नेशनलिज्म और लिबरलिज्म। और इन आइडियाज के बेसिस पे इनको रियलाइज हुआ, इनको ये लगता था कि जो इटली था उस टाइम पर, इटली था वो कई सारे छोटे छोटे किंगडम में बटे हुए थे। यहां पे कई सारे किंगडम थे, ऐसे किंगडम में बटे हुए थे। सो ही बिलीव फॉर द यूनाइटेड रिपब्लिक इटली, ये ऐसा चाहते थे और इन्होंने ऐसा कोशिश भी किया। 1829 या 30 में ही ट्राइड फॉर रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया। लिंगुरिया में इन्होंने रिवोल्यूशन करने की कोशिश की, जिसके कारण इनको जो है एक्साइल यानी कि बाहर निकाल दिया गया। दे गॉट एक्साइल्ड, मतलब इनको जेल में डाल के फिर बाहर कर दिया गया कंट्री से बाहर। जब ये बाहर एक्साइल्ड थे एट दैट टाइम, इन्होंने दो रिवोल्यूशनरी या फिर सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म किए। एक का नाम था यंग इटली, जिसका एम यही था इटली को यूनाइट करना, एक यूनाइटेड रिपब्लिक इटली बनाना, इटली को यूनाइट करना। दूसरा इन्होंने बनाया यंग यूरोप। यंग इटली मर्सेली में था बेसिकली, फ्रांस में, और यंग यूरोप बर्न यानी कि
बर्न, दूसरा बर्न यानी कि स्विट्जरलैंड। तो एक इन्होंने यंग इटली बनाया, दूसरा इन्होंने यंग यूरोप। इनका पर्पस ये था, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो जिसका पर्पस ये था सपोर्ट करना जो भी सीक्रेट सोसाइटीज थे एंड स्प्रेडिंग द रिवोल्यूशनरीज आइडियाज, ट्रेन करना रिवोल्यूशनरीज को। तो ये एक तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, ये एक लोकल यानी कि इटली के लिए ही फोकस था। तो इनका जो आइडिया था, ये आइडिया ऑब्वियस सी बात है कंजर्वेटिव के लिए बहुत ही डेंजरस था। conservatives feel that these are the very much dangerous ideas। even जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिच, he said that मजिनी जो है डेंजरस पर्सन है, डेंजरस है ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर के लिए बहुत ही क्या है, डेंजरस फॉर सोशल ऑर्डर। सोशल जो हमारा एक सोसाइटी का एक सर्टेन ऑर्डर है उसके लिए ऐसे विचारधारा, ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। तो ये थे मजिनी। और इतना ही नहीं, अब ये जो आइडियाज थे सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना, ये चल रहा है 1805 में। आप अगर पता करोगे 1826 या फिर ऐसे ही हमारे यहाँ कंट्री में भी शुरू हुआ था यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। द पॉइंट इज जितने भी आइडियाज हैं वट एवर हैपनिंग इन यूरोप इट वॉज ऑल्सो हैपनिंग सेम थिंग्स इन द इंडिया। हाँ टाइम लगता था इंप्लीमेंट होने में, दैट्स अदर थिंग, बट सारी चीजें तो वहीं से इंस्पायर हुए ना। एंड दीज आर द आइडियोलॉजीज। आई नो कि क्लासेस थोड़े लंबे हैं, लॉन्ग है, एक एक मॉड्यूल लंबे क्लासेस, बट ट्रस्ट मी आपका एग्जाम इतना है और मैं आपको ये बता रहा हूँ इतना लेवल। पर्पस ये है, इन फर्स्ट क्लास आई सेड दैट कि इट्स अ सब्जेक्टिव स्टडी, सब्जेक्टिव स्टडी, एंड इसका पर्पस होता है आपके इंटेलेक्ट को डेवलप करना, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को एनहांस करना। दैट्स व्हाट द पर्पस। अगर मुझे वन शॉट में बनाना होता तो आप इजी वे से इसको कर लेते कि नहीं आपके एग्जाम के पॉइंट नहीं, मैं इस चीज को डेप्थ वे से इसीलिए डिस्कस, दैट इज द रीजन जो है एक एक वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग हो रहे हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, आई नो मैं थोड़ा सा भूल गया था, एक लास्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है 1830s के बाद यूरोप में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं फिर से। सी हुआ क्या कि 1789 में एक रिवोल्यूशन हुआ, उसके कारण रिवोल्यूशनरीज आइडियाज स्प्रेड हुए। इस रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को सप्रेस करने के लिए कंजर्वेटिव वापस से पावर में आए एंड ही रिस्टोर्ड जो है जो भी मोनार्की सिस्टम था वापस से रिस्टोर किए। 1830s में रिवोल्यूशनरी अगेन रिवोल्यूशनरी अगेंस्ट स्टार्ट रिवोल्यूशन, ये हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, बट एक पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे। जो कॉन्फेडरेशन था ये छोटे छोटे किंगडम में बसा हुआ था, बना हुआ था। इसी में प्रूसिया जो रूलर थे एम्पायर था उनके भी कुछ एरियाज आते थे। तो प्रूसिया ने एक इनिशिएटिव लिया, ये बात कर रहे हैं हम लोग 1834 का, इस चीज को पूरा यूनाइट करने के लिए। पहले से तो ये यूनाइटेड थे ही, इस चीज को यूनाइट करने के लिए। सी यहाँ पे मेजॉरिटी, एक तो ज्यादातर जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पे हो रहा था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ये बेसिकली एरियाज कौन सा है, तो आप ये कह सकते हो जो यूरोप में रीन लैंड है, रीन लैंड जर्मनी का, हाईली रिसोर्सफुल एरिया, बहुत ही ज्यादा मिनरल्स वगैरह है। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप हुए थे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के कारण। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी मिडिल क्लास। हम लोग बात कर रहे हैं 1834 की। तो ज्यादातर यहाँ पे ट्रेडर्स थे, बिजनेसमैन थे। अब इनके साथ एक छोटी सी इशू हुआ। इशू ये समझ में आया कि पूरे
छोटे छोटे स्टेट्स में सबका उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट वेट एंड मेजर सिस्टम था, वेट एंड मेजर सिस्टम। एक्चुअली हुआ क्या था कि नेपोलियन ने इसको इम्प्लीमेंट तो किया, यहाँ पे उस लेवल पे इम्प्लीमेंट ये हुआ नहीं। जैसे कि एक कपड़े को, क्लॉथ को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है ईल, जैसे हमारे यहाँ मीटर होता है ना, मीटर मीटर होता है, वैसे ही उनके यहाँ ईल। अब ये ईल का प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति हैम्बर्ग से नीचे न्यूरमबर्ग जाए, न्यूरमबर्ग जर्मनी में, ठीक है, यहाँ पे मेज है, फिर यहाँ पे फ्रैंकफर्ट है, ऐसे करके कई जगह। तो अगर ये लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं कपड़े बेचने के लिए, तो वन ईल, अब ये एग्जैक्टली सेम नहीं है बट समझने के लिए, जैसे हैम्बर्ग में ये 54.5 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के लिए बस, ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा, हो सकता है बुक में कुछ और दिया हो, ठीक है, हमें मेन हमारा टारगेट है कंसेप्ट समझना। सो अगर हैम्बर्ग में ये 54 सेंटीमीटर है तो कहीं पे ये 55 है, कहीं पे ये 56, कहीं पे 60। इसके कारण अलग अलग स्टेट को क्रॉस करने में जो यहाँ पे इनको टैक्स पे करना था, कस्टम ड्यूटी पे करना था, वो अलग वेट के कारण, क्योंकि सबका हर एक एरिया का अलग वेट सिस्टम था, अलग वेट होने के कारण जो है कैलकुलेशन में बड़ा टाइम लगता था, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। साथ में उस टाइम पर भी यहाँ पे मोर देन 30 करेंसीज थे। देखो जो नेपोलियन ने इंप्लीमेंट किया था ना, वो ज्यादातर फ्रांस के एरिया में ही अच्छे से इंप्लीमेंट हुआ, अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मिडिल क्लास के साथ दिक्कत ये था, 30 से ज्यादा करेंसीज थे। तो प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव लिया टू फॉर्म कस्टम यूनियन। इन्होंने एक कस्टम यूनियन, मतलब जोड़ के रखना, एक कस्टम यूनियन फॉर्म करने का डिसाइड किया, जिसके अंदर सब पूरे थ्रू आउट द एरिया, इसी जो कॉन्फेडरेशन का इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरे एरिया में वेट मेजर सेम रहेगा। दूसरा, करेंसीज जो थे फ्रॉम 30 नाउ इट बिकम 2, सिर्फ 2 करेंसी रहेंगे। थ्रू आउट द एरिया नो कस्टम ड्यूटी, किसी भी तरीके का कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों की अर्निंग अच्छा हो रहा था। इनके अच्छे मूवमेंट के लिए, गुड्स और पैसे का अच्छे से मूवमेंट हो जाए, इसके लिए रेलवे वगैरह डेवलप करना, अगेन यूनाइट करने के लिए इजी वे से, ताकि मूव हो जाए। इसी कस्टम यूनियन को अगर हम जर्मन लैंग्वेज में बोल दे तो इसको बोलते थे जोलवोरिन, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, जोलवोरिन, अ काइंड ऑफ कस्टम यूनियन। अब ये क्या था? इट वॉज एन इकोनॉमिक आइडिया। ये क्या था? इकोनॉमिक आइडिया। ये एक इकोनॉमिक आइडिया था विच हेल्प टू फॉर्म अ नेशन, यानी कि दिस इकोनॉमिक आइडिया बिकम अ कॉमन आइडेंटिटी फॉर एवरीवन। क्लियर? कॉमन आइडेंटिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इवन एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक लिस्ट। ये सारी चीजें जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कुछ भी आपके बुक से बाहर नहीं, सारा का सारा बुक में ही दिया हुआ है। फ्रेडरिक लिस्ट, इन्होंने कहा कि यही चीज जो मैंने समझाया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी यूनिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन, कि एक कंट्री, एक नेशन बनाने के लिए, नेशन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक मतलब कॉमन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉमन आइडेंटिटी। सो दैट वाज अबाउट द जुलवेरिन, जिसके बारे में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया। इसके तरीके से आपका ये मॉड्यूल खत्म होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ट्रस्ट मी यहाँ पे पर्पस थोड़ा सा बड़ा है और उसी पर्पस से हम पढ़ाई भी करेंगे। आप पढ़ोगे, ट्रस्ट में आपका माइंड, आपका जो एक ओरिएंटेशन है वो पूरा का पूरा चेंज होगा। आप अगले क्लासेस में, आगे के क्लासेस में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करोगी। तो लाइफ इज नॉट अबाउट, इस प्रॉपर वे से लेक्चर के बाद, लाइफ इज नॉट अबाउट गेटिंग द जॉब,
सारा कुछ करने के बाद आप ऐसे नहीं रहोगे कि आपको सिर्फ जॉब करना है, यू विल बी इन दैट पोजीशन, क्योंकि रिसोर्सेज का आइडिया हो जाएगा। अल्टीमेटली यू अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजीज, यू अंडरस्टैंड द पीपल, यू अंडरस्टैंड द रिसोर्स, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जब इतना सारा चीज आ जाएगा, देन यू विल इन दैट पोजीशन कि इनको कैसे मैनेज करना है। तो रेदर देन गेटिंग जॉब, यू विल बी इन दैट पोजीशन जहां पे क्रिएट करने लगोगी जॉब। एट द सेम टाइम वन मोर थिंग विल डेवलप इन यू, उसे कहते हैं ह्यूमैनिटी। दैट नॉलेज विल ऑलवेज मेक यू काइंड। सो आज के लिए इतना ही, अगले मॉड्यूल में देखते हैं, अगले क्लास में। थैंक यू।